हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। इस लेक्चर में हम आज 10वीं कक्षा के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक विज्ञान और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में पहला टॉपिक आता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले पिछली कक्षाओं के कुछ टॉपिक आते हैं, मैं उनको फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। तो हम रासायनिक अभिक्रिया से पहले दो परिवर्तन पढ़ते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब है भौतिक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। एक होती है अवस्था में होती है ठोस, द्रव और गैस। एक होती है रंग और एक होती है गंध। ये तीनों पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भौतिक अवस्था होती है। और तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, अर्थात नया पदार्थ नहीं बनता, अर्थात उसकी अवस्था में भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है ओनली। ठीक फ्रेंड्स, जैसे बर्फ़ है, उसको पानी में चेंज हुआ, ठीक है, फिर वो भाप में, उसको और गर्म करेंगे तो भाप में चेंज हो जाएगा। तो पहले पानी किस में था? ठोस में था। फिर किस में गया? गर्म करने पर द्रव में गया। फिर किस में गया? फिर गैस में गया। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, पहले वो ठोस था, फिर द्रव हुआ, फिर गैस हुआ, ना कि वो अलग पदार्थ बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन के कारण को वापस हटा लेते हैं तो वह वापस पुनः उसी अवस्था में आ जाता है जिस अवस्था में पहले। जैसे बर्फ़ का टेम्परेचर, बर्फ़ को टेम्परेचर देकर हमने पानी बनाया, तो वापस पानी बर्फ़ बनाने के लिए हमको टेम्परेचर हटाना पड़ेगा। ऐसे अगर पानी को भाप में बदलने के लिए हमें उसे गर्म करते हैं, अगर हम उसको गर्म नहीं करेंगे तो वापस वो पानी का पानी रह जाएगा। तथा फ्रेंड्स, रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? CO2 का निर्माण हो जाएगा। मैं रासायनिक परिवर्तन का एक इंटरेस्टिंग उदाहरण बताता हूँ आपको। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन के दो अणु मिलते हैं और ऑक्सीजन का एक अणु मिलता है और जल का निर्माण कर लेते हैं। तो ये जल का निर्माण क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। उधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, इधर जल का निर्माण हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो नए पदार्थ का निर्माण हो गया। और जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम ये कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब आइए मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण और बताता हूँ, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रिया हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए आप। जैसे दूध से दही बनना, सब फ्रेंड आपके घर में बनता होगा, दूध से दही बनते हुए आपने देखा होगा। और भोजन का पकना, भोजन पकने के पहले कैसा होता है और भोजन पकने के बाद कैसा हो जाता है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और एग्जाम्पल 3 है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। तो आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया होते समय कौन कौन से अभिलक्षण दिखाई देते हैं। पहला अभिलक्षण है गैस का उत्सर्जन होता है। पहला गैस का उत्सर्जन। दूसरा तापमान में परिवर्तन। तीसरा अवक्षेप का बनना। चौथा अवस्था में परिवर्तन। पांचवा रंग में परिवर्तन। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिलक्षण में देखा कि गैस का उत्सर्जन। तो आइए देखते हैं गैस का उत्सर्जन कैसे होता है। हम एक फ्लास्क लेते हैं जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, उसमें दानेदार जस्ता या जिंक डालते हैं। तो जैसे डालेंगे तो यहाँ से H2 गैस का उत्सर्जन होगा फ्रेंड्स। दूसरा अभिलक्षण देखा था हमने तापमान में परिवर्तन। तो आइए देखते हैं तापमान में परिवर्तन कैसे होता है। तो देखते हैं तापमान परिवर्तन में आपने कभी घरों में सफेदी करते समय देखा होगा कि सफेदी करते समय चूने को हम एक मटके में पानी भर के डालते हैं। तो थोड़ी देर बाद जब देखते हैं तो मटका गर्म हो जाता है और पानी अंदर से उबलने लग जाता है। अब हम तीसरा अभिलक्षण पढ़ते हैं अवक्षेप का बनना। तो देखते हैं हम कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो लेड ऑक्साइड नाम से एक यौगिक बनता है। तो ये यौगिक
घुलता नहीं है, अर्थात ये अवक्षेप के रूप में बनता है। ठोस अवस्था में ये विलयन में नहीं घुलता है। तो जो ऐसा न घुलने वाला पदार्थ बनता है, अविलेय पदार्थ होता है ये, जो न घुलने वाला होता है, उसे हम अवक्षेप कहते हैं। फ्रेंड्स, हमने 3 मुख्य विलक्षण पढ़ लिए हैं। पहला, गैस का उत्सर्जन, जैसे जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्ल के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो दूसरा, तापमान में परिवर्तन, जैसे चूने और पानी के बीच अभिक्रिया से बुझा हुआ चूना बनता है तथा काफ़ी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तथा तीसरा पढ़ लिया हमने अवक्षेप का बनना, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया से लेड आयोडाइड के पीले अवक्षेप बनते हैं। हम चौथा देखते हैं, अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO और हाइड्रोजन गैस H2 गैस की अभिक्रिया से मेथनॉल द्रव बनता है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है और हाइड्रोजन भी गैस होती है तथा इनके अभिक्रिया से क्या बनता है, एक मेथनॉल द्रव बनता है। तो ये अवस्था में परिवर्तन हो गया। पांचवा, रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन का उदाहरण है लोहे को जंग लगना। जैसे आपने देखा होगा, पहले लोहा लाते तो उस पर कैसा होता है और जंग लगने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को जब वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन है जिसको हम Mg से दर्शाएंगे और वायु को हम ऑक्सीजन से O2 से दर्शाएंगे, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम देखते हैं कि इसके रासायनिक सूत्र में परिवर्तन आ गया, पहले Mg फिर O, तो MgO बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब रासायनिक समीकरण में आगे आते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। यहाँ पे Mg और O2 क्या है? अभिकारक है। और जो रासायनिक अभिकारकों से क्रियाओं के जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे MgO उत्पाद। तो यहाँ देखिए, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। उदाहरण, रासायनिक अभिक्रिया जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो क्या है, अभिकारक है, जिन्हें हम अभिकर्मक भी बोल सकते हैं, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। अब हम रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम का एक परमाणु है और यहाँ पे मैग्नीशियम का एक परमाणु है और ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे 2 परमाणु है, इधर ऑक्सीजन का एक परमाणु है। तो यह असंतुलित है। तो असंतुलित समीकरण क्या होते हैं? वे रासायनिक समीकरण जिनके अभिकारक और उत्पादों के तत्वों के परमाणु असमान होते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक तथा उत्पादों में समान होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जिंक प्लस H2SO4 की अभिक्रिया के जिंक सल्फेट और H2 बनती है। तो यहाँ पे देखिए जिंक का एक परमाणु है, इधर देखिए इधर जिंक का भी एक परमाणु है, इधर देखिए फिर हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, तो इधर हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हैं। और सल्फर का देखिए, सल्फर का एक परमाणु है और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण है।
ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। अभी हमने देखा कि सभी में तत्व परमाणु संख्या समान है। और असंतुलित रासायनिक समीकरण में ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो इसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु कम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हमने ये फ्रेंड्स द्रव्यमान संरक्षण का नियम 9th क्लास में पढ़ा है। तो देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होगा। जितना अभिकारकों का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पादों का द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। कंकाली समीकरण क्या होता है? जब हम रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक उत्पादों के सूत्र लिख देते हैं, अर्थात उन्हें बिना संतुलित किए हुए लिख देते हैं, उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण को लिखने के निर्देश। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के निर्देश में फर्स्ट निर्देश है, पहले हम अभिकारक को लिखते हैं, फिर तीर का निशान लगाते हैं, फिर उत्पाद को लिखते हैं। और दूसरा निर्देश है, यदि दो या दो से अधिक अभिकारक हो तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। अगर उत्पाद भी दो या दो से अधिक हो तो उनके बीच में भी प्लस का निशान लगाते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ये दो अभिकारक हैं तो इनके बीच प्लस का निशान लगा दिया। अगर इधर भी दो होते उत्पाद में भी तो इधर भी प्लस का निशान लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरी बात है संतुलित करना, अर्थात रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तथा चौथी बात है, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय आप इनके आगे गुणा कर सकते हो, परंतु इनके रासायनिक सूत्र में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ इसके लिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है 2Mg प्लस O2 बराबर 2MgO। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इनको गुणा कर सकते हो आगे पीछे, इसको ऐसे नहीं कर सकते। जैसे Mg है, यहाँ पे O2 था और यहाँ पे MgO है, तो O2 पे जो 2 लगा हुआ है उसको ही आप हटा दो। ऐसा नहीं करना है आपको इधर गुणा करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमने समझा है उनको अच्छे से देखते हैं। देखते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के निर्देश। पहला निर्देश क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सर्वप्रथम अभिकारक लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है, उसके बाद उत्पाद लिखा जाता है। दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा निर्देश क्या है? अभिकारकों और उत्पादों की संख्या एक से अधिक होने पर उनके बीच प्लस का निशान लगाया जाता है। जैसे C प्लस O2 तो CO2। ठीक है। और तीसरा क्या है? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। चौथा क्या है? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते समय हम किसी भी तत्व या यौगिक का सूत्र परिवर्तित नहीं कर सकते। पांचवा क्या है? रासायनिक समीकरणों को हल करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करते हैं। और छठा सम क्या है? समीकरण को संतुलित करने के बाद अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने के लिए उनके साथ कोष्ठक में ठोस के लिए S, द्रव के लिए L और गैस के लिए G लिख देते हैं।
अभिकारक तथा उत्पाद जब जलीय विलीन के रूप में होते हैं तो उनके साथ कोष्टक में AQ अर्थात एक्वा लिखते हैं। जैसे CaO ये ठोस अवस्था में है तो इसके लिए हमने S लिखा है, और H2O लिक्विड अवस्था में है तो इसके लिए हमने L लिखा है, तथा CaOH का होल ट्वाइज जलीय अवस्था में है तो इसके लिए हमने एक्वा लिखा है। हमने 6 निर्देश तक पढ़ लिए। अब सातवां निर्देश देखते हैं। अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने अर्थात दोनों दिशाओं में होने पर तीर का निशान इस तरह से लगाते हैं, एक जाने का और एक आने का, इस प्रकार लगाया जाता है। अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप, दाब तथा उत्प्रेरकों को तीर के ऊपर लिखते हैं, तथा ऊष्मा सेपी के लिए प्लस ऊष्मा लिखते हैं तथा ऊष्मा शोषी के लिए माइनस ऊष्मा लिखा जाता है। इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण के लिए 9 निर्देश है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। तो रासायनिक समीकरण की निम्न विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं देखो फ्रेंड। पहली विशेषता होती है कि अभिकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी, अणुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि हमें रासायनिक समीकरण से मिल जाते हैं, तथा पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की जानकारी भी हमें रासायनिक समीकरण से मिल जाती है। और चौथी विशेषता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का ऊष्मासेपी या ऊष्माशोषी या उत्क्रमणीय होने का पता चल जाता है। तो रासायनिक समीकरण की क्या क्या विशेषताएं पता चलती है हमको। चलती है कि ये ऊष्मासेपी अभिक्रिया है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया या उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसका दाब कितना है, इसका उत्प्रेरक कितना है, उत्प्रेरक कौन सा काम मिले जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने को रासायनिक समीकरण से विशेषताएं पता चलती है। अब आगे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, तो पढ़िए क्वेश्चन को। क्या है प्रश्न, रासायनिक समीकरण Fe+H2 और Fe3O4+H2 को संतुलित कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इधर क्या है, Fe है, इधर H2 है, इधर Fe3O4 है, इधर H2 है, तो इधर Fe के 3 परमाणु है, तो इधर Fe के हमने 3 लगा दिए। ठीक है, और H2 देखते हैं हम, H2 कितने हैं। और पहले ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन इधर 4 है उत्पाद में, तो इधर ऑक्सीजन 1 ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे हमने 4 लगा दिए। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन कितने इधर 2 है। ठीक है, इधर भी 2 है, पर यहाँ पे 4 लगाने से हाइड्रोजन हो गए 8 हो गए, तो हम इधर भी 4 हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है।